डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत सार्वजनिक निर्गमन मूल्य यानी पब्लिक इश्यू। और पब्लिक इश्यू के कंसर्न में देखेंगे कि प्राइसिंग और मार्केटिंग किस प्रकार से निर्धारित होती है अंशों के विक्रय के कंसर्न में। जब भी कभी सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्णय लेना होता है तो उसे कई बातों का ध्यान रखना होता है जो बातें उसके मूल्य निर्धारण में प्रभाव डालती हैं। जैसे सबसे पहले ये तय करना होता है किस समय निर्गमन किया गया, कौन सा टाइम फैक्टर डिपेंड करता है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट अप हो रहा है डाउन हो रहा है, क्या सिचुएशन से उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले समय तत्व प्रभावित करता है, फिर उसका मार्केटिंग तत्व प्रभावित करता है, विपणन की स्थिति प्रभावित करती है, कौन सी नीति उन्होंने विपणन की अपनाई है। उसके बाद सरकार की नीतियां भी प्रभावित करती है। जैसे वर्तमान में यदि बात की जाए, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो सरकारी नीतियों से भी अंशों के मूल्यों में उतार चढ़ाव मूल्यों की चीज़ें प्रभावित करती है। इसी प्रकार मार्केट में ब्याज की रेट क्या चल रही है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या ब्याज दर निर्धारित की गई है, ब्याज दर कम है ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी अधिनियम के प्रावधान जो हमेशा बने हुए रहते हैं, कौन सी कंपनी अधिनियम के कौन से प्रावधान आपके ऊपर लागू होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें प्रभावित करती है। इसके अलावा जब कंपनी अंशों का मूल्य निर्धारण करती है तो इन सभी तत्वों पर विचार करती है जिनकी अपन ने बात की है। यदि कंपनी नई है, नवीन स्थापित कंपनी है, तो पहली बार अपने अंशों का निर्धारण करती है तो सम मूल्य से कम मूल्य पर निर्धारण नहीं कर सकती। यानी शेयर यदि 10 रुपये का है तो उसे 10 रुपये या अधिक प्रीमियम पर जारी करना होगा, कभी भी बट्टे पर जारी नहीं कर सकती। ये पहला नियम है। कोई भी कंपनी जब पहली बार, बिल्कुल स्पष्ट है, नवीन स्थापित कंपनी जो नई कंपनी खुली है वो यदि पहली बार शेयर जारी करती है तो सम मूल्य से कम पर निर्धारण नहीं कर सकती। अब यदि कोई विद्यमान कंपनी है जब अंशों का निर्धारण करती है तो उसे कंपनी अधिनियम के सभी प्रावधान मानने होंगे। जैसे साधारण सभा में प्रस्ताव लाना होगा, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र देना होगा, कटौती आदि का पालन करना पड़ता है। इसी कंसर्न में यदि हम आगे देखें तो यह है कि कंपनी अधिनियम की धारा 79 में बिल्कुल स्पष्ट शर्तें दी गई है, जिन शर्तों की हम बात कर रहे हैं। कंपनी की साधारण सभा में कटौती के निर्गमन का प्रस्ताव पास होना चाहिए, कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो तारीख 1 वर्ष बाद की कटौती की निर्गमन की गई है, जिन अंशों का पहले से निर्गमन हो चुका है उन वर्गों को बाद में कटौती का निर्गमन किया जाता है, अंशों के निर्गमन की कटौती के विवरण भी होने चाहिए। इसके अलावा अंशों के मूल्य निर्धारण में यह देखा जाता है कि पूंजी बाजार में विद्यमान कंपनियों के अंशों की स्थिति क्या है, जो हम अंश जारी करने जा रहे हैं उनकी बाजार में वर्तमान पोजीशन क्या है। यदि बाजार ऊंचा है, बाजार हाई प्राइस पे जा रहा है, तो ये समझा जाता है कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है। आपके शेयर यदि 10 रुपये में आपने सम मूल्य पर निर्गमित किए हैं और मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा प्राइस पे बिक रहे हैं, यदि 25 में बिक रहे हैं, 50 में बिक रहे हैं, 100 रुपये तक बिक रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, इसके पास पर्याप्त कोष है। ऐसी कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। 10 का शेयर 11 में कर सकती है, 10 का शेयर 12 में कर सकती है, 10-20% जो भी कंपनी चाहे प्रीमियम पर जारी कर सकती है। इसके लिए कंपनी लॉ बोर्ड से प्रस्ताव आदि पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो राशि एक्स्ट्रा मिलती है जो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस राशि को कंपनी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है यदि अतिरिक्त पैसा प्राप्त होता है थ्रू बाय प्रीमियम। बोनस अंशों के निर्गमन के लिए काम में ले सकते हैं, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए काम में ले सकते हैं, कंपनी के निर्गमन व्ययों, कमीशन, छूट आदि को समाप्त करने के लिए काम में ले सकते हैं, कंपनी के विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के कमीशन के लिए भी प्राप्त काम में ले सकते हैं। सेबी सार्वजनिक निर्गमन के मूल्य निर्धारण के मामले में कोई भूमिका नहीं निभाती। सेबी स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की स्वीकृति देती है। सेबी कभी भी ये भूमिका नहीं निभाती। कंपनी अपने निर्गमन का मूल्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है। सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र मूल्य निर्धारण अपनाया जाना चाहिए। कंपनी के अंशों के प्रीमियम का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कंपनी की अर्जन शक्ति कितनी है, अर्जन शक्ति का मतलब अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, बाजार की दशाएं क्या है, अंशों का बाजार मूल्य क्या है,
प्रवर्तकों का पिछला रिकॉर्ड क्या है, प्रतियोगिता क्या है, ख्याति क्या है, भविष्य की योजना क्या है, प्रबंधकीय व प्रशासकीय कौशल कितना है, प्रति अंश आय कितनी है, औसत बाजार मूल्य, लाभांश नीति, आय आदि, इन सब का अनुमान लगाना होता है। कंपनी अधिकार अंशों का भी निर्गमन कर सकती है। विद्यमान अंशधारियों को नए अंश निर्गमन करने में प्राथमिकता देना अधिकार अंश कहलाता है, जो आगे चल के अभी अपन समझ रहे हैं। ये था सार्वजनिक निर्गमन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसी कंसर्न में अब अपन आगे देखेंगे बुक बिल्डिंग प्रक्रिया। अब बुक बिल्डिंग प्रक्रिया होती क्या है, तो हमने कहा इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब निर्गमित प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है और ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण सूचनाओं, सर्कुलर, विज्ञापन आदि से प्रभावित होते हैं, तो इन्हें IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, खुला रहता है जनता के लिए। सेबी ने सार्वजनिक निर्गमन के दो मूल्य बताए हैं। तो दो प्रकार के सार्वजनिक मूल्य निर्धारण किए जा सकते हैं। पहला निश्चित मूल्य निर्धारण, दूसरा बुक बिल्डिंग। अब पहले समझते हैं निश्चित मूल्य निर्धारण क्या होता है। निश्चित मूल्य निर्धारण के अंतर्गत सामान्य निर्गमन होता है। इसमें निर्गमन की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य निश्चित होता है तथा आवंटित अग्रिम में किया जाता है। जो भी आवंटन किया जाएगा एडवांस में किया जाएगा, जिससे कि निवेशकों को प्रतिभूतियों की मांग के बारे में जानकारी होती रहे। इसका भुगतान आवेदन पत्र के साथ 100% अग्रिम लिया जाता है। इन 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 रुपये लिए जाएंगे। अमूमन होता क्या है, जब भी कंपनी शेयर जारी करती है, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के साथ लिया जाता है, फिर अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है, फिर सेकंड अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है। परंतु यहाँ निश्चित मूल्य निर्धारण है तो एक साथ पूरा पैसा वसूल कर लिया जाता है। 50% अंश 1 लाख से नीचे वाले आवेदकों के लिए सुरक्षित रखते हैं, शेष 50% अधिक आवेदकों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसा निश्चित मूल्य निर्धारण में किया जाता है। अब बात होती है बुक बिल्डिंग निर्गमन। बुक बिल्डिंग निर्गमन क्या होता है? निर्गमनकर्ता द्वारा 20% प्राइस बैंड निवेशकों के लिए रहता है और अंतिम मूल्य निर्धारण निर्गमन के बाद होने के उपरांत होता है। इसमें प्रतिभूतियों की मांग विभिन्न मूल्यों पर वास्तविक समयावधि पर BSE पर उपलब्ध होती है। यानी अंश का मूल्य क्या होगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताएगा, प्रतिदिन घटेगा बढ़ेगा। इसमें 10% अग्रिम भुगतान आवेदन के समय आवश्यक होता है। जितने का शेयर है उसका 10% एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा, कम से कम इतना तो जरूरी है। इसमें 10% अग्रिम भुगतान आवश्यक होता है, जो कि क्वालिफाइंग इन्वेस्टर के लिए रहता है। 10% दोगे तो आपको क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगी। अन्य के लिए 100% अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है। बुक बिल्डिंग में केवल 10% की होती है। अंशों का आवंटन 50% क्वालिफाइंग इन्वेस्टर के लिए, 35% छोटे निवेशकों के लिए, बाकी अन्य निवेशकों के लिए होता है। 3 कैटेगरीज बना दी। टोटल अमाउंट का 50% तो जो क्वालिफाइंग इन्वेस्टर है जिन्होंने 10% पैसा जमा कराया उनके लिए, 35% छोटे निवेशकों के लिए और शेष 15% बचे जो अन्य निवेशकों के लिए जो बड़े स्केल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। विगत वर्षों में बुक बिल्डिंग का सरकारी व निगमीय प्रतिभूतियों के लिए नए निर्गमन में प्रयोग बढ़ गया है। अग्रणी मैनेजर द्वारा व्यक्तिगत व संस्थागत निवेशकों से निवेश के लिए अंशों के मूल्य तथा संख्या को आमंत्रित किया जाता है तथा बाद में एक निश्चित मूल्य व अंशों को आवंटित कर दिया जाता है। ये थी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया। इसी के कंसर्न में आगे है अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियाँ। अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियाँ अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियों में ये बताया गया कि अंशों के मूल्य निर्धारण की सामान्यतः निम्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। पहली है शुद्ध संपत्ति मूल्य नीति। शुद्ध संपत्ति यानी नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। नेट एसेट्स वैल्यू मेथड में करना क्या होगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं, बैलेंस शीट में से उसकी टोटल एसेट्स कितनी है उसको लेंगे, उस एसेट्स में से उसके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कितनी। लाइबिलिटीज़ 2 तरह की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का मतलब है कंपनी के बाहर उसको कितने पैसे और उसको चुकाने हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को घटा देते हैं टोटल एसेट्स में से, तो उसकी नेट एसेट्स आ जाती है। इस नेट एसेट्स में अंशों की संख्या का भाग लगा देते हैं तो प्रति अंश मूल्य निकल जाता है। शुद्ध संपत्ति मूल्य के अंतर्गत वापस से समझाता हूँ मैं, टोटल एसेट्स में से
लाइबिलिटीज घटा दी जाएगी जो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज घटने के बाद में आपकी पीछे नेट एसेट्स बचेगी और उस नेट एसेट्स में नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लग जाएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए, 2 लाख जारी किए, तो उसका भाग लग जाएगा, तो 1 अंश का मूल्य निकल जाएगा। ये पहला मेथड है। इसी का दूसरा मेथड है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं यदि पूर्वाधिकार अंश और समता अंश दोनों का मूल्य अलग अलग निर्धारण करना है, इसका समता अंशों का और पूर्वाधिकार अंशों का। यदि समता अंशों की बात की जाए, तो नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन घटा लेते हैं। टोटल एसेट्स जो आई है उसमें से प्रेफरेंस शेयर का घटा लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर का घटने के बाद में पीछे जो बचेगा उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग लगाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग लगाने से समता अंशों का मूल्य निर्धारण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य निर्धारण की बात आती है तो नेट एसेट्स में से इक्विटी शेयर घट जाएगा। समझने योग्य बात यह है, जब समता अंशों का निकालना होगा तो प्रेफरेंस शेयर को घटाया जाएगा और जब पूर्वाधिकार अंशों का निकालना होगा तो इक्विटी शेयर को घटाया जाएगा। तो इससे दोनों प्रकार के अंशों का मूल्य निर्धारण हो जाएगा। इन दोनों के बाद में फिर है प्रति अंश आय, यानी पर शेयर अर्निंग्स कितनी हो रही है। यदि हमें पर शेयर अर्निंग्स निकालनी है तो पर शेयर अर्निंग निकालने के लिए हमें अंशों के मूल्य निर्धारण की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कंपनी के प्रति अंश आय की गणना है तो कंपनी की वार्षिक आय में अंशों की कुल संख्या का भाग देते हैं। प्रति अंश आय की तुलना वैसे ही कंपनी के प्रति अंश से की जाती है। मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा। वैल्यू ऑफ शेयर बराबर ईपीएस ऑफ कंपनी। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी बट्टा नंबर ऑफ ईपीएस, यानी कितने अर्निंग पर शेयर नंबर हुए, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। एक अंश का चूकता मूल्य कैसा है, हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण द्वारा। मान लीजिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 4 लाख रुपए है और सामान्य प्रत्याय दर 20% है और 1,20,000 अंश 10 रुपये का कंपनी ने जारी कर रखा है। ठीक, तो अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी 4 लाख, नंबर ऑफ ईपीएस 1,20,000, कंपनी ने कितने जारी कर रखे हैं 1,20,000, इसमें भाग लगाया तो 3.57 रुपये आए। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ ईपीएस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ईपीएस में यह है 20, प्रत्याय की दर कितनी है 20%, तो 20%, एक शेयर 10 रुपये का इंटू 100, तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200, 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 रुपये प्रति अंश, ये ईपीएस आया। और वैल्यू ऑफ पर शेयर अगर नीचे वाला निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो वैल्यू ऑफ पर शेयर में ये जो हमारा ऊपर वाला आया था 3.57 रुपये, इसको एक शेयर कितने का था, एक शेयर 10 रुपये का था, इसको 10 से गुना किया और फिर उसमें 2 का भाग लगाया। 2 का भाग क्यों लगाया, औसत वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 2 का भाग लगेगा। इस प्रकार से यह आपके बुक बिल्डिंग मेथड और कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ या अंशों के मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपने जब अंश जारी करती है तो किस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण करती है, बुक बिल्डिंग मेथड से या पहला फिक्स्ड एसेट्स मेथड से। जो आपने दिखाया था अभी, ये 2 मेथड बताए थे, निश्चित मूल्य निधि और बुक बिल्डिंग। तो निश्चित मूल्य निधि में पहले ही बता दिया 100% पेमेंट पहले करना होता है। बुक बिल्डिंग में जब भी करेंगे 10% एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा, उसके बाद उसकी कंडीशन के अनुसार चलेगा, जिसमें जो 10% जिन्होंने जमा करा दिया वो क्वालिफाइंग इन्वेस्टर कहलाएंगे और क्वालिफाइंग इन्वेस्टर का 50% रिजर्वेशन होगा। पीछे जो 50% बचेगा उसमें से 35% और रिजर्वेशन होगा। वो 35% जो रिजर्वेशन होगा वो छोटे निवेशकों का होगा और पीछे जो शेष बचेगा वो बड़े निवेशकों का होगा। इस प्रकार से ये दोनों मेथड थे। पहला था शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि और दूसरी थी प्रेफरेंस शेयर में। जब प्रेफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो इक्विटी घटा देंगे, जब इक्विटी की निकालनी है तो प्रेफरेंस घटा देंगे। देखिए अलग अलग दोनों की है। यदि हमें वैल्यू इक्विटी की निकालनी है तो प्रेफरेंस को घटा देंगे,
यदि प्रेफरेंस की निकालनी है तो इक्विटी को कटा देंगे और नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगा देंगे, और फिर ये EPS अर्निंग पर शेयर निकालने का बताया। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे देखेंगे। धन्यवाद।